नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम भूगोल का अध्याय 3 जिसका नाम है जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जल एक ऐसा संसाधन है जो लगातार कम होता जा रहा है, यानी कि अगर जल को संरक्षित नहीं किया गया तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के सामने जल का एक बड़ा संकट उभर कर सामने आने वाला है। तो आज के जो इस अध्याय में हम जल संसाधन के बारे में और उसको संरक्षित करने के बारे में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का अध्याय। जल, अगर बच्चों जल की अगर मैं मेनली बात करूं तो हमारे जितना भी परिवेश है, पृथ्वी है, उस पर कुल 97.5% यानी कि जो जल का 97.5% जो जल है वो है समुद्री और सागरों के अंदर। यानी कि जितने भी हमारे बड़े बड़े महासागर हैं, जैसे कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उनके अंदर लगभग 97.5% जो कुल जल है उसका शामिल है। और बच्चों जो 2.5% जो जल बच गया ताजे पानी के रूप में, सिर्फ ही इतना ही हमारे लिए उपलब्ध है। और इस 2.5% में से भी बच्चों 70% आइसबर्ग और ग्लेशियर में जमी हुई बर्फ के रूप में है। तो अब आप देख सकते हो बच्चों कि 2.5% का 70% भी जमा हुआ है, तो हमारे लिए पानी कितना उपलब्ध है। यानी कि पानी अपने आप में एक बहुत संकटग्रस्त संसाधन बन चुका है। अभी आगे देखते हैं कि कुल ताजे पानी का 30% से थोड़ा कम हिस्सा भूमिगत जल के रूप में संचित है, और यानी कि कुछ का हिस्सा जो है वो भूमिगत जल के रूप में भी संचित है। पूरे विश्व की कुल वर्षा का 4% हिस्सा भारत में होता है। अब मैं बात करता हूं बच्चों वर्षा के चक्र की, पानी के चक्र की। और प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की उपलब्धता के मामले में भारत का विश्व में 133वां स्थान है। यानी कि प्रति व्यक्ति को कितना जल उपलब्ध होगा, इस स्थान से इस तरीके से जब एक लिस्ट बनाई गई तो उसमें भारत का स्थान 133वां रहा। बच्चों, भारत में पुनः चक्रीकरण के लायक जल संसाधन 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष है। यानी कि 1897 वर्ग किलोमीटर इतने जल का पुनः चक्रण किया जाता है। ऐसा अनुमान है कि 2025 तक भारत उन क्षेत्रों में शामिल हो जाएगा जहां पानी की भारी कमी है। बच्चों, अगर पानी का ऐसे ही अत्यधिक दोहन होता रहा, पानी की बेफिजूलगी होती रही, तो 2025 आते आते तक पानी का एक भयंकर संकट हमारे सामने उभर कर आएगा। प्राचीन भारत में जलीय कृतियां, मैं प्राचीन भारत की बात करूं तो जल संसाधन के ऊपर प्राचीन भारत से ही बातें हो रही थी। उसी समय से जल संसाधन को उनके संरक्षण के कार्य प्रारंभ हो चुके थे। इलाहाबाद के नजदीक श्रीगविरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को सुरक्षित करने के लिए जल संग्रहण तंत्र, यानी कि उस समय भी अगर मैं बात करूं तो गंगा नदी के अंदर जो बाढ़ आती थी तो बाढ़ से जो जल उन क्षेत्रों के अंदर पहुंचता था तो वो उनको संग्रहित करते थे। इसको एक ऐसे तंत्र की व्यवस्था की गई थी कि वो उस जल को संग्रहित करके रख सके। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी उस समय भी बांधों, झीलों और सिंचाई तंत्रों का निर्माण किया गया था। कलिंग, नागार्जुनकोटा, बेन्नूर और कोल्हापुर में सिंचाई तंत्र, ये प्राचीन काल के अंदर जो सिंचाई तंत्र थे बच्चों, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कृत्रिम झील यानी कि वो झील जो मानव द्वारा बनाई गई हो या मानव कृतियों के द्वारा बनी हो, उसे ही कहते हैं कृत्रिम झील। जैसे कि भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। तो आप देख सकते हो बच्चों 11वीं शताब्दी के अंदर भी उस समय के जो राजा महाराजा थे वो कहीं ना कहीं जल संसाधन को एक महत्वपूर्ण विषय मानते थे। इल्तुतमिश ने दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास बनवाया। तो बच्चों जो हौज खास था ये उस समय पानी की उपलब्धता को पूरा करने के लिए बनवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। जल दुर्लभता, बच्चों जो जल है ना, इसका अगर मैं कहूं बंटवारा जो है वो एक समान रूप से नहीं किया गया है। इसके अंदर देखते हैं हम कि जल की दुर्लभता के मुख्य कारण जल का अत्यधिक दोहन, यानी कि बिना हिसाब के लगातार जल का दोहन करते जाना, फिजूल खर्ची करना जल की, अत्यधिक इस्तेमाल और विभिन्न सामाजिक समूहों में असमान वितरण, ये सबसे बड़े कारण है बच्चों जल की दुर्लभता के, कि जल आज इतना दुर्लभ क्यों हो गया है। जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत जरूरी होता है। हमारे दैनिक कामों के अलावा अधिकतर आर्थिक क्रियाओं के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। आर्थिक क्रियाओं का मतलब बच्चों जितने भी हमारी फैक्ट्रियां होती हैं,
उद्योग होते हैं उनके अंदर जल की उपलब्धता जरूरी होती है, और ये उद्योग, ये फैक्ट्रियां उन्हीं स्थानों पर ज़्यादा लगाई जाती है जहां जल की उपलब्धता ज़्यादा हो। तो हमारी आर्थिक गतिविधियों में भी जल जो है वो सहायता करते हैं। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जल की मांग भी बढ़ रही है, लेकिन भूमिगत जल का प्राकृतिक तरीके से रिचार्ज अब कई कारणों से बाधित होने लगा है। यानी कि जो पानी का पुनःचक्रण है, जिसके द्वारा भूमिगत जल की भरपाई होती थी, अब वो किन्हीं कारणों से नहीं हो पा रहा है। और उन कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो बच्चों, वो है वनोन्मूलन, यानी कि वनों की कटाई। या इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चों, तो जितनी भी इमारतें बन गई, सड़कें बन गई, तो इसके कारण भूमि की जल को अवशोषण करने की क्षमता खत्म होती जा रही है। तो यही है बच्चों जल भरण क्षमता का कम होने का कारण। तो हमारे जंगल तेजी से कट रहे हैं। तेजी से होने वाले वनोन्मूलन के कारण भूमिगत जल के प्राकृतिक रिचार्ज में कमी आई है। यानी कि वो अब क्यों पानी बच्चों, अब वनोन्मूलन होने के कारण अब पानी एक जगह ठहरता नहीं है और वो उतनी तेजी से आगे निकल जाता है। और जब वो आगे निकल जाता है, नदियों में मिल जाता है, नदियों के रास्ते समुद्रों की ओर चला जाता है, तो फिर भूमिगत जल जो है वो उसका रिचार्ज नहीं हो पाता। जमीन के ऊपर कंक्रीट के मकान, कारखाने और सड़कें बनने से जमीन की जल सोखने की क्षमता कम हुई है। इसलिए अब वर्षा के पानी का जमीन के अंदर रिसाव कम हो गया है और भूमिगत जल ठीक से रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। जो कारण मैंने आपको बताए उन्हीं के बारे में यहाँ लिखा गया है कि सड़कें, इमारतें बनने के कारण जो भूमि थी उसकी जल अवशोषण क्षमता धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। कई स्थानों पर भूमिगत जल इसलिए प्रदूषित हो गया है कि वहां पर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक इस्तेमाल हुआ है। यानी कि बच्चों कई स्थानों पर जब रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक इस्तेमाल होता है तो वो धीरे धीरे रासायनिक उर्वरक पानी के जरिए नीचे बैठ जाते हैं और उस स्थान पर नीचे जो भूमिगत जल होता है उसे भी प्रदूषित कर देते हैं और बाद में वो भूमिगत जल भी हमारे उपयोग के लायक नहीं रहता। कई स्थानों पर भूमिगत जल इतना प्रदूषित हो चुका है कि वह अब हमारे इस्तेमाल लायक नहीं बचा है। नाले का पानी अक्सर बिना सुचारू उपचार किए नदियों और तालाबों में बहा दिया जाता है। इससे नदियां और तालाबों का पानी भी प्रदूषित हो चुका है और इसी कारण वो भी अब अनुपयोगी होता जा रहा है, यानी कि हम उसका उपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं। जल संसाधन प्रबंधन, अब बात आती है कि जल संसाधन जो है, यानी कि जल जो है उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, कैसे इसको संरक्षित रखा जाए। भारत में सदियों से जल संसाधन के समुचित प्रबंधन के लिए तरह तरह की संरचनाएं बनाई जाती रही हैं। सिंचाई प्रणाली तो मौर्य साम्राज्य से पहले से ही बनने लगी थी। यानी कि सिंचाई प्रणाली, सिंचाई के लिए बांध बनाकर पानी को अलग से नहरों के रास्ते उन क्षेत्रों तक पहुंच करना पानी की जहां सिंचाई की जा सके। आधुनिक भारत में, यानी कि अगर मैं आज की बात करूं तो अनेक बहुउद्देशीय बांध परियोजनाएं बनी और इस तरह की परियोजनाएं कई जरूरतों को पूरा करती हैं। ये पानी के बहाव को काबू में करती हैं और बाढ़ की रोकथाम करती हैं, यानी कि बाढ़ आने की जो क्रिया है उसको रोकने का प्रयास करती हैं। इन बांधों के पानी को नहरों के तंत्र के द्वारा दूर दराज के गांवों में भेजा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बांध बना दिया जाता है, बांध से पानी इकट्ठा किया जाता है और फिर यहां से नहरें निकालकर दूर दराज में पानी की पहुंच या पानी की उपलब्धता कराई जाती है ताकि वहां खेतों की सिंचाई हो सके। इनसे पीने के पानी की आपूर्ति भी की जाती है। लेकिन अब बच्चों ये तो थे इसके फायदे कि बांध बनाने के फायदे क्या हैं। अब बच्चों बांध बनाने के कई नुकसान भी हैं, तो यहाँ हम नुकसान की बात करेंगे कि बांध बनाने से नुकसान कौन से होते हैं। कि बड़े बांध बनाने के लिए कई एकड़ जमीन खाली करानी पड़ती है। बांध के बहाव क्षेत्र में आने वाली जमीन का एक बड़ा हिस्सा डूब जाता है, यानी कि जो भू संसाधन है उसके अंदर कमी आ जाती है। जो लोगों के लिए उपजाऊ भूमि थी अब वो पानी के बहाव क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है। ऐसे क्षेत्र के लोगों को अपनी जमीन से बेदखल होने का बाध्य होना पड़ता है। जमीन के जलमग्न होने से पर्यावरण पर भीषण समस्या आ जाती है। इसलिए कई लोगों ने बांधों के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी और नर्मदा बचाओ आंदोलन ऐसा ही एक आंदोलन था। आप बच्चों एक तस्वीर देख सकते हो नर्मदा बचाओ आंदोलन की। तो ये नर्मदा नदी पर जो बांध बनाए जा रहे थे उसके खिलाफ ये आंदोलन किया गया था।
अब बच्चों मैं बांध के बारे में आपको बता दूं कि बांध क्या होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो बच्चों, ये देखो बच्चों, ये कोई एक नहर तंत्र था पूरा बच्चों, एक पूरा, तो इसके अंदर एक सीधी रेखा, एक बाधा बनाकर इस पानी को रोक लिया गया। तो यही स्ट्रक्चर, यही संरचना होती है बच्चों बांधों की। और यहाँ से हल्का सा रिसाव करके, ये देखो बच्चों, थोड़े थोड़े रिसाव के जरिए यहाँ से पानी को आगे भेजा जाता है या नदियों के समूह में बांट दिया जाता है। बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने, बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर एक लगभग एक जलाशय का निर्माण हो चुका है। बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उद्देश्य या ऊंचाई के अनुसार। अब मैं बांधों का वर्गीकरण करूंगा कुछ फैक्ट्स को लेते हुए, जिनके अंदर अपने मेनली काउंट करेंगे कि उनका उद्देश्य क्या था, उनकी संरचना कैसी है और ऊंचाई कितनी है। संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध, तट बांध या पक्का बांध में विभाजन, यानी कि कुछ स्थानों पर लकड़ी के बांध बनाए जाते हैं, कुछ पे पक्के बांध बनाए जाते हैं, कुछ पे सिर्फ तटीय रूप से बांध बनाए जाते हैं। और ऊंचाई के अनुसार बांध को बड़े बांध और मुख्य बांध या नीचे बांध या मध्यम बांध और उच्च बांधों में वर्गीकृत किया गया है। ये बांधों के बच्चों अलग अलग प्रकार थे। ये आप देख सकते हो बच्चों, मुख्यतः जो मेन जो यहाँ हमारे बांध बनाए गए, जैसे कि राजस्थान के अंदर अगर आपने देखें तो राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध, सरदार सरोवर बांध, ये कुछ बांध जो हैं, जैसे टिहरी बांध, थीन बांध, पोंग बांध, गोविंद सागर, वन सागर, रिहंद, तिलिया, हीराकुंड, महानदी, अपर इंद्रावती, ये बच्चों कुछ बांधों के उदाहरण हैं जो भारत के अंदर समय समय पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं के तहत बनाए गए हैं। आगे देखते हैं वर्षा जल संग्रहण। जल का संसाधन है बच्चों, वर्षा के रूप में भी जल हमें प्राप्त होता है। तो उस वर्षा जल का संग्रहण कैसे किया जाए, हम उसकी बात करेंगे। कि वर्षा का अधिकांश जल जमीन में प्रवेश नहीं कर पाता है, यानी कि इतनी स्पीड में वो नदियों नालियों के सहायता रास्ते से आगे निकल जाता है और बेकार में बह जाता है। इस बर्बादी को वर्षा जल संग्रहण के द्वारा रोका जा सकता है, यानी कि वर्षा के द्वारा जो जल आता है बच्चों, उसे भी रिजर्व किया जा सकता है, उसे भी रोका जा सकता है। वर्षा जल संग्रहण से जमा हुआ जल को भविष्य में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे भूमिगत जल को रिचार्ज करने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और छोटे पैमाने पर छत वर्षा जल संग्रहण भी कारगर, यानी कि अपने घरों के ऊपर बच्चों इसी श्रेणी के अंदर अभी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा एक अभियान चलाया गया था जिसका नाम था कैच द रेन, यानी कि वर्षा को कैच करो, यानी कि उनका मतलब इसी से था बच्चों, वर्षा जल को संग्रहण से लेकर, यानी कि वर्षा के जल का संग्रहण करना होगा ताकि भविष्य के अंदर जल संकट न आए। अब जैसे राजस्थान में बच्चों ये तरीका होता है, ये आप देख सकते हो, इस तरह की संरचना बनाकर जल को यहां से इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा करके इस एक प्रकार के रिजर्व के अंदर भर लिया जाता है और गर्मियों के अंदर इनका इस्तेमाल पीने के पानी के रूप में किया जाता है। तो राजस्थान में टांका बनाने की पुरानी परंपरा रही है। यह एक भूमिगत टंकी होती है जिसमें वर्षा जल संग्रहण किया जाता है और इस जल को गर्मी के दिनों में इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा आगे। अब मैं बात करता हूँ वर्षा जल संग्रहण के तरीके। बच्चों अलग अलग तरीके अलग अलग स्थानों पर होते हैं। जैसे अपने को छत पर इकट्ठा करना है तो उसका अलग तरीका होगा, आपको एक बड़े खाली मैदान के अंदर करना है तो उसका अलग तरीका होगा, पहाड़ी क्षेत्र में करना है तो उसका अलग तरीका होगा। तो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं बनाई, यानी कि कैसे न कैसे करके वो जो वर्षा का जल होता है उसे एक अन्य स्थान पर ले जाकर उनको रिजर्व करना, उनको इकट्ठा करना। गुल या कुल में नदी की धारा का रास्ता बदला जाता था और छत वर्षा जल संग्रहण किया जाता था या करना, ये काउंट होता है गुल और कुल के अंदर। बाढ़ जल वाहिकाएं बनाना, गड्ढे बनाना, यानी कि गड्ढे बनाकर छोड़ देना ताकि जब बाढ़ आए तो वो गड्ढे पानी से भर जाए और कहीं ना कहीं जल संग्रहित हो जाए, यानी कि जल आगे ना चला जाए। और राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीना और जोहड़ बनाना, टांका या भूमिगत टैंक पीने के पानी का संग्रहित करने के लिए, बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में
बनाए जाते हैं, यानी कि अलग अलग संरचनाएं हैं जिनके द्वारा जल का संग्रहण किया जाता है। आकार एक कमरे जितना होता है। अगर इनके आकार की बात करूं तो छत का पानी पीने के लिए संग्रहित किया जाता है। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में उपयोग, और वर्षा जल को पार्लर पानी भी कहा जाता है। टांकों के साथ भूमिगत कमरे गर्मी से राहत देते थे। कुछ घरों में टांका आज भी मौजूद है क्योंकि नल के पानी का उन्हें स्वाद पसंद नहीं है। गंडायुर गांव में छत वर्षा जल संग्रहण, ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जल के संग्रहण के तरीके हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा यह आज का अध्याय यही समाप्त होता है। आज के इस अध्याय में हमने जल संसाधन के बारे में जाना और जल संसाधन संरक्षण की अनेकों प्रकार की जो विधियां थी उनके बारे में जाना। अब हम इसी सीरीज में हमारे अगले अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।